अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं करारगाह में दो सिपाही शहनशाह के पास आते हैं और एक कहता है मंजनी के तैयार हैं हुजूर। शहनशाह कहता है कल हमारा अज़ीमुश्शान परचम बुरसा की दीवारों पर लहराएगा। इसलिए में अलाउद्दीन वहां पहुंचता है और शहनशाह के पास आता है तो शहनशाह कहता है खुश आमदीद अलाउद्दीन साहब, खुश आमदीद। आपकी मौजूदगी और आपका एहसास हमें कुव्वत बख्शेगा। अलाउद्दीन उससे कहता है शुक्रिया शाहीन शाह साहब। शहनशाह कहता है हम कल उस्मान साहब को फतह की खुशखबरी सुनाएंगे। अब से इस फतह के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मगर अलाउद्दीन कहता है कोई जंग नहीं होगी शहनशाह साहब, बात खत्म हो गई और अब से सिपाहियों पर आपका कोई इख्तियार नहीं रहा। यह सुनते साथ ही शहनशाह के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो अलाउद्दीन को देखता ही चला जाता है। जंगल में फ्लावियोस खड़ा होता है। इसलिए में बुरसा से आने वाले सिपाही बड़ी तादाद में वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखते हुए फ्लावियोस गहरी सांस लेता है और कहता है सालों तक बुरसा में जाल बिछाने वाले तुर्क आज सौगत में इसकी कीमत चुकाएंगे। मगर इसलिए में एक सिपाही वहां आता है और कहता है कमांडर फ्लावियोस और हान ने बुरसा की सुरंग की जगह ढूंढ ली और सुरंग को भी उड़ा दिया। ये सुन के फ्लावियोस के उसान खता हो जाते हैं। सिपाही कहता है जनाब एक और बात है। फ्लावियोस चिल्लाते हुए कहता है और क्या है? तो सिपाही कहता है उन्होंने सौगत में भी कमक बेच दी है। यह सुन के फ्लावियोस चीख उठता है। फ्लावियोस के सारे मंसूबे दरे के दरे रह जाते हैं। करारगाह में शहनशाह कहता है अलाउद्दीन तुम्हारी जबान ये क्या कह रही है? तो अलाउद्दीन कहता है मैंने जो कहा वो आपने अच्छी तरह सुन लिया शहनशाह साहब, एक भी सिपाही अपनी जगह से नहीं हिलेगा। शहनशाह कहता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो और हान ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अलाउद्दीन तुम एक बहुत बड़ा मौका जाया कर रहे हो, अकल से काम लो। अलाउद्दीन कहता है मेरी अकल और मेरा शऊर हमेशा अपनी जगह पर है शहनशाह साहब। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ओहदे के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए कर रहा हूँ। शहनशाह कहता है तुम रास्ते से भटक गए हो अलाउद्दीन, तुम्हें इस फैसले पर पछतावा होगा। अलाउद्दीन कहता है मैं आपकी बात पर खामोश रहूंगा क्योंकि आपके अंदर जिहाद का जुनून है, मगर जानने के मेरे सब्र की भी एक हद है। शहनशाह कहता है मैंने फजूल में तुम्हारी हिमायत की, अब से तुम अकेले हो। ये कहते साथ ही शहनशाह पलटता है, कुछ देर रुकता है, बुरसा को देखता है और उसके बाद चला जाता है। दूसरी तरफ फ्लावियोस तैमुरताज के पास जाता है और उससे कहता है सुरंग बंद हो चुकी है और मैं नहीं जानता कि सरोज मर चुका है या जिंदा है। उन्होंने हमारा सबसे अहम दिफा तबाह कर दिया। ये कहते साथ ही वो मेज उठाता है और दीवार के साथ पटक देता है। तैमुरताज कहता है तो रुहान ने मेरे खिलाफ साजिश करके ताकत हासिल करने की कोशिश की लेकिन उसे ऐसा मौका नहीं मिल सकेगा। फ्लावियोस कहता है बुरसा का वाहिद दरवाजा बस वही था। तैमुरताज तुमने उरहान को बोलने का मौका देकर गलती की। तैमुरताज कहता है जहां तक उरहान का ताल्लुक है मौत उसके लिए इनाम होगी फ्लावियोस। फ्लावियोस कहता है देखो तैमुरताज, बुरसा नहीं गिरेगा और तुम मेरी मदद करोगे। तैमुरताज आगे बढ़ते हुए कहता है जब तक उरहान हमले के ख्वाब देख रहा है हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसे अपना दिफा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम मेरी इस बात का यकीन रखो फ्लावियोस। बुरसा के सामने करारगाह में अलाउद्दीन और उरहान पुरजोश अंदाज में गले मिलते हैं। अलाउद्दीन उरहान से कहता है भाई दोबारा ऐसा मत करना, चाहे ये एक खेल ही था, मगर जब हम चीखे चिल्लाए और इख्तलाफ किया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। उरहान कहता है ऐसा मत कहो, सब कह रहे थे कि उरहान अब नहीं रहा, देखो अब बुरसा में कोई सुरंग बाकी नहीं रही। अलाउद्दीन कहता है भाई आपने बुरसा की शरक काट दी है, सलामत रहें। इसलिए में उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं। वो दोनों एकदम से आगे बढ़ते हैं और उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेते हैं, मगर उस्मान साहब काफी नाराज और गुस्से में दिखाई देते हैं। वो कहते हैं मुझे बताओ ये दोनों कौन है जो मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं? क्या ये मेरे वो बेटे हैं जिन पर मैंने भरोसा किया और अपनी इमारत, अपनी फौज और अपनी मोर सौंपी, या ये मेरे वो बेटे हैं जो ना मेरी बात सुनते हैं और ना ही उसे अहमियत देते हैं? उरहान कहता है ये कैसी बात है बाबा, हमारा वाहिद मकसद आपके रास्ते पर फतूहात हासिल करना है, बुरसा है। अलाउद्दीन कहता है मेरे सरदार आज बुरसा इतना करीब है जितना पहले कभी नहीं था। यह सुन के उस्मान साहब कहते हैं मसला ये नहीं है कि बुरसा कहाँ खड़ा है, मसला ये है कि तुम दोनों कहाँ खड़े हो, मेरे साथ या मेरे मुकाबिल। उरहान क्या तुम्हारी जिद और मेरी मोहर की नाफरमानी की कोई वजाहत है? और तुम अलाउद्दीन जिस कमांडर को मैंने मुकर्रर किया था उसे माजूल करने की कोई वजाहत है? उरहान कहता है मेरे सरदार यकीनन वजाहत है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है, मैं जिम्मेदार हूँ। उस्मान साहब अलाउद्दीन की जानिब देखते हुए कहते हैं तुम्हारा भाई कहता है कि मैं जिम्मेदार हूँ। अलाउद्दीन बताओ क्या इसने तुम्हें इस खेल में मोहरा बनने पर मजबूर किया? अलाउद्दीन कहता है बिल्कुल नहीं बाबा, हमने जो भी किया मैं और मेरे भाई ने मिलकर किया, जितने वो जिम्मेदार हैं उतना ही मैं भी जिम्मेदार हूँ। उरहान कहता है हमने जो कुछ भी किया काई कबीले के मुस्तकबिल के लिए किया, मेरे सरदार फतूहात के इस रास्ते के मुस्तकबिल के लिए जो आपने खोला है। हमने जो कुछ भी किया वैसे ही किया जैसे आपने हमें सिखाया, हम इस रास्ते से नहीं हटे जिसे हमने सही समझा। उस्मान साहब कहते हैं मैंने तुम्हें सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था, ना कि रास्ते से भटक जाना। अलाउद्दीन कहता है मेरे सरदार दुश्मन मुत्तहिद होकर चारों तरफ से हमारी तरफ बढ़ रहे थे, अगर हम बुरसा की तरफ बढ़ते तो कबीले में, सौगत में और बाकी तमाम इलाकों में कोई बाकी ना रहता और हमारी सारी अवाम मारी जाती। उरहान कहता है लेकिन मेरे सरदार हम दोनों भाइयों ने उनके इत्तेहाद तोड़ दिया। खून चूसने वाला सारोस अब वो बुरसा की दीवारों के पीछे कैदी बन चुका है, हमने शैतान का खेल बिगाड़ दिया है। अगर
ہم نے غلطی کی ہے تو فیصلہ آپ کا ہے، ہم اپنی سزا کے لیے راضی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں تم غلطی پر ہو اورحان۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں مگر عثمان صاحب ایک دم مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم دونوں کی رائے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ یہ سن کے وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن میرا مقصد تم دونوں کے منہ سے سننا تھا۔ میرے بیٹو، ٹیڑھی تلوار میان میں زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ ریاست کے مستقبل کے لیے تم نے تلوار بالکل سیدھی چلائی ہے۔ تم اس راستے سے بالکل نہیں ہٹے جو میں جانتا ہوں اور جو میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ تم اتحاد اور اتفاق سے اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان اور علاؤالدین پھر سے ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور علاؤالدین کہتا ہے بابا آپ کے یہ امتحان کب ختم ہوں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں میرے امتحان تو کبھی ختم نہیں ہوتے بیٹا۔ اورحان کہتا ہے میرے سردار، ہمارے شہداء اور زخمیوں کو یقین ہو جائے کہ جو خون بہا ہے وہ رہے گا نہیں گیا، بورسا کائیوں کا وطن بنے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو پھر تم رکے کیوں ہو؟ اب سیاہ فولاد سے ظالموں کا خون بہنے دو، اپنی تلواروں کو اللہ کے لیے بلند کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سانس کے ساتھ نیچے کریں۔ ان فصیلوں کو عبور کرو اور بورسا فتح کرو۔ میں محسوس کر رہا ہوں بورسا اب ایک قدم سے بھی کم فاصلے پہ رہ گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار لہرا کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ علاؤالدین اور اورحان بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ رات کے وقت اورحان گھوڑے کی رسی پکڑے جنگل سے آگے بڑھ رہا ہے اور گھوڑے سے کہتا ہے کیسا مشکل امتحان ہے اکبیلی، تم طویل عرصے سے میرے دوست ہو، میرے دکھ سکھ کے ساتھی ہو اکبیلی۔ مجھے بتاؤ تخت پر قبضہ کرنا اور طاقت حاصل کرنے کی خواہش کیسا مشکل امتحان ہے جو بھائی کو بھائی، باپ کو بیٹے اور بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتی ہے۔ میرے رب نے ہماری مدد کی اور ہمیں سکون ملا۔ کیا ہم یہ ساری جدوجہد اس تخت پر بیٹھنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ میری جان لے لے اور مجھے اس فانی دنیا کی خاطر رسوا نہ کر اور مجھے شیطان کے جال میں نہ پڑنے دینا۔ لیکن اکبیلی، میرے خون میں ایک پاگل گھوڑی دوڑ رہی ہے۔ یہ سن کے گھوڑا اسے منہ موڑتا ہے، اچھلنے لگتا ہے تو اورحان کہتا ہے رکو رکو، حسد نہ کرو، وہ میری رگوں میں گردش کر رہی ہے، مجھے خواب سے دوسرے خواب میں لے کر جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عذاب جو ہم سہ رہے ہیں اب ختم ہو جائے گا اور یہ وطن اب ہمارا ہو جائے گا اور ہمارا پرچم نئی سرزمینوں پر لہرائے گا اور وہاں بھی اذان محمدی دی جائے گی۔ یعنی جو تمہیں سمجھنا ہے اکبیلی کہ میرے اندر فتح کی ایک ایسی آگ ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان گھوڑے سے پیار کرنے لگ جاتا ہے تو ایک نوکدار چیز اس کے گلے میں آ لگتی ہے۔ اورحان اسے نکال تو دیتا ہے مگر چند لمحے کے بعد ہی زمین پہ گر جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی گھوڑا بھاگ پڑتا ہے۔ اورحان دھندلی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ دو لوگ اس کی جانب آ رہے ہیں۔ اگلے منظر میں وہ ایک مقام پہ لیٹا ہوتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو سامنے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اورحان اٹھنے ہی لگتا ہے کہ بزرگ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں ہم وہی جو کہتے ہیں کہ ریاست چلی جاتی ہے مگر روایات باقی رہتی ہیں، ہم وہی جو کہتے ہیں کہ جب تک نیلا آسمان ہمارے اوپر نہیں گرتا اور ہمارے نیچے یہ سیاہ زمین نہیں پھٹتی تب تک ہماری روایات کو کون بگاڑ سکتا ہے، ہم وہ ہیں جن کا راز ان کی غیر موجودگی میں اور ان کی غیر موجودگی کا راز ان کی موجودگی میں ہے۔ اورحان کہتا ہے شکریہ، خوشی ہوئی، مجھے آپ نے شرف بخشا، لیکن جب آپ اس قدر پوشیدہ ہیں اور اس قدر قدیم ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ترک ریاست کا یہ حال کیوں ہے، عالم اسلام کا یہ حال کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں تم بورسا کا قلعہ فتح نہیں کر سکے، تم بھرپور حملے کی طرف نہیں بڑھ سکے، جب تم سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہو میں بورسا کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، بتاؤ کیا بورسا کی تعمیر زیادہ مشکل ہے یا شکست کا دکھ؟ عثمان سردار کے بیٹے یہ کیسی قیادت ہے؟ اورحان کہتا ہے میں نے اپنے دل میں خود سے یہ سوال کیا، میں نے دن رات اس سوال کا عذاب سہا، میں نے زمانے بھر کا سفر کیا اور کہا کہ کہاں ہے وہ چنگیز خان جو آدھی دنیا کا مالک تھا، اس نے بہت سے قلعے گرائے، بہت سے لوگوں کو مارا اور بہت سے شہر برباد کر دیے، اس نے ترک دنیا اور اسلامی دنیا کو درم برم کر دیا۔ ناظرین، چنگیز خان کا ذکر آیا ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک اپڈیٹ شیئر کرتا چلوں کہ چنگیز خان پہ ایک بہت ہی زبردست ویڈیو آنے والی ہے کہ کیسے چنگیز خان نے خوارزم سلطنت کو تباہ و برباد کیا اور کیسے لگ بھگ 2 کروڑ انسانوں کا قتل کیا، شہروں کے شہر کیسے تباہ و برباد کر دیے۔ اس پہ بہت جلد ویڈیو آنے والی ہے، کہاں پہ آئے گی اور کیا تفصیل ہوگی انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ہسٹری سے متعلق بہت ہی زبردست ویڈیوز آنے والی ہیں جن سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ اورحان مزید کہتا ہے لیکن اب اس کے پوتے ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے، وہ اپنے دشمن کے سامنے ہار گئے، اور اس دور میں جہاں ہماری ریاست تباہ ہو چکی ہے ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے، یا تو ہمارے
हमारे पास ऐसी रियासत होगी जिसका नाम सदियों तक चलेगा, या फिर कहानी के आखिर में हम भी उनकी तरह अपने दुश्मनों जैसे हो जाएंगे। बुजुर्ग पूछते हैं, तुमने जो कहा उसका बूरसा की फतह से क्या ताल्लुक है? उरहान कहता है, हम लाजगरत की जंग से लेकर अब तक इस जमीन को वतन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना सुलेबी खत्म हुए और ना मंगोल, और हम किसी भी तरह बूरसा के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच सके। बूरसा बजंतीनी रियासत का आखिरी किला है जहां तक हमारा ताल्लुक है। ये एक पुल है जो हमें कुस्तुनतुनिया और रोम के इलाकों तक लेकर जाएगा। हमें बूरसा को फतह करने के बाद बगैर वक्त ज़ाय किए नए हमलों की तरफ बढ़ना है। रोमियों को अब मुकम्मल तौर पर हमारी तरफ आना चाहिए, और ये उस सलूक पे मुनसर है जो हम फतह के दौरान उनके साथ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम उनके लिए कोई ऐसी दर्दनाक कहानी ना छोड़ें जो वो अपने पोतों को सुनाएं, ताकि वो भी इस रियासत के फर्जंद बने, और वो बेहतर कौमें जो हमारे इस सलूक को देखेंगी वो हमारी रियासत के साए में पनाह लेंगी। बुजुर्ग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अच्छा, अनातोलिया के तुर्कमान सरदारों के हालात के बारे में तुम क्या कहती हो? उरहान कहता है, हम सल्जूकी रियासत के जवाल के साथ बिखर चुके हैं और हमारी कौम अपने नए अजीम रहनुमा की तलाश में है। तुर्क कौम एक ऐसी कौम है जो एक रहनुमा के गिर्द जमा होती है। अब क्या काई कबीला, क्या गरमियान कबीला, या बनी मंतेश का कबीला, या करमान इमारत हमारी नई रियासत की क़यादत करेगी? मैं देख सकता हूँ कि सब इस फर्ज का मुतालबा कर रहे हैं, मगर यकीनन ये तो वक्त ही हमें दिखाएगा। लेकिन मैं उस्मान सरदार का बेटा उरहान बे होने के नाते इस फर्ज का तलबगार हूँ। उस्मान सरदार की रियासत को तुर्कों, आलिम इस्लाम और पूरी इंसानियत की नई रियासत बनना चाहिए। इस रास्ते में अगर जान देनी पड़े तो जान, और अगर खून देना पड़े तो खून। बहादुर कुर्बानी देने वाले और अमल करने वाले ही तारीख लिखते हैं। बुजुर्ग उरहान की बातों से बहुत मुतासिर होते हैं और कहते हैं, हमने सुना और हमें खुशी हुई। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अब चूंकि तुम तलबगार हो तो हम तुम्हें 3 राज और 1 अमानत देंगे। क्या तुम राजों और अमानत की हिफाजत करने के लिए राजी हो? उरहान कहता है, ये किसके राज और किसकी अमानत है? बुजुर्ग कहते हैं, ये वो राज और अमानत हैं जो उन बहादुरों को दी जाती हैं जिनका तुमने ख्वाब देखा। बुजुर्ग के इशारे पर सिपाही संदूक लेकर आगे आते हैं। उरहान उठता है और संदूक खोल देता है। उरहान संदूक में देख ही रहा होता है कि बुजुर्ग पूछते हैं, अब बताओ मेरे बेटे, क्या तुम राजों को उठाने के लिए तैयार हो? उरहान सोच में पड़ जाता है और कोई जवाब नहीं देता। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इस शानदार एपिसोड का इख्तिताम होता है। अभी तक आने वाली कुरैश उरहान की तमाम एपिसोड्स में ये एपिसोड सबसे शानदार रही है। आप इस एपिसोड को कितना रेट करेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें।